पता नहीं क्यों आज आंखों में नमी है। शायद अगर तू नहीं तो खुशियों में भी कमी है। ये लाइनें पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंखों के कोण नम हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। शब्द जब धुंधले होने लगे तब मैंने अपना चश्मा उतार कर किताब बंद करके आंखें मूंद ली। अकेले सफ़र करना मेरे लिए हमेशा से ही कष्टकारी रहा। अनामिका जीवन का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बगैर मैंने कोई भी सफ़र अकेले नहीं किया था। और अब पूरे सफ़र के दौरान मैं क्या करूँगा, ये सोचकर अपनी पुरानी रुचि के चलते मैंने अपना लंबा सफ़र प्लेटफॉर्म से खरीदी इस किताब के साथ काटने का बनाया था। बुक सेलर से कहा था कि इस समय की ट्रेंड कर रही अच्छी बुक देने को। मैंने उसे आग्रह किया कि वो जो चाहे बुक दे सकता था, लेकिन वो रोचक होनी चाहिए थी जिससे सफ़र का पता ना चले। ट्रेन चलने के साथ थोड़ी देर बाद ही मैंने अपनी बुक को पढ़ने का मन बना लिया। थोड़ी देर में ही पढ़ने पर पता चल गया था कि ये विशुद्ध प्रेम कहानी है। फिर जिसका डर था वही हुआ। पुस्तक पढ़ आंखें रही थी पर शब्द हृदय पर प्रहार कर रहे थे। दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। शब्द पढ़ते हुए सीधे आंखों से उतरकर दिल की गहराई में दफन हो रहे थे। मन की स्मृतियां ले जा रही थी उस समय में जब प्रेमी जीवन का सार हुआ करता था। विचारों को झटक कर मैं अपनी पत्नी अनामिका के बारे में सोचने लगा। सुबह घर से निकला था तो बहुत सामान हो गया था। अनामिका ने ज़रूरत का सभी सामान मेरे साथ रख दिया था। वो उम्र की इस अवस्था में मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी माँ बन चुकी थी। खाने से लेकर पहनने तक हर चीज़ के लिए मैं उस पर कब पूरी तरह निर्भर हो गया, वो मुझे स्वयं ही पता नहीं चला। सेमिनार के साथ ही मुझे अपनी बेटी के कॉन्वोकेशन में भी शामिल होना था, जो उसी शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी। मेरी इकलौती पुत्री जो मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज़ थी। तो इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मैं कैसे उसकी कामयाबी का गवाह ना बनता। मैं चाहता तो था कि अनामिका भी साथ आए, पर अपनी भतीजी की शादी के चलते उसे यहाँ आने का अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मेरे अचानक आने का प्रोग्राम सुनकर मेरी बेटी दीपिका बहुत खुश थी। वो कॉन्वोकेशन के टाइम पर मेरा साथ चाहती थी। मेरे आने की बात सुनकर वो फ़ोन पर ही न जाने कितनी देर तक वो मुझे बताती रही कि वो मुझे कहाँ कहाँ घुमाएगी। मैं बस उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहा। जाने के दिन सुबह से दीपिका ने न जाने कितनी बार फ़ोन किया था। पत्नी तो पत्नी, मेरे नरम स्वभाव के चलते मेरी बेटी भी अब मुझे माँ सरी की हिदायत ही देती जाती थी। उसने साफ कह दिया था, पापा अपना रिजर्वेशन चार्ट सही से चेक कर लेना, सही से अपनी बर्थ ढूंढ लेना, और हाँ, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मत रखना। उसकी बात सोचते ही मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई थी। और उसे कौन बताए कि जिसे वो सही से सीख लेने को कह रही थी, उसने तो लड़कपन में जाने कितनी बार लटक कर ट्रेन का सफ़र किया होगा। और मोबाइल फ़ोन तो उन दिनों जवानी के जोश में मैंने जो टूर किए थे, उसमें से 4-4 दिनों तक अपने घर पर संपर्क नहीं किया था। उन दिनों अपने मित्रों का लीडर बना मैं, और मेरे पीछे मेरे मित्र। तब ना दिन का पता था ना रात का। मेरे अति उत्साही नदी समान व्यवहार ने अब शांत सरोवर का रूप ले लिया था। जिंदगी के अनुभवों से गुजरते हुए मैंने कब तरुण से वयस्क अवस्था पाली थी, मुझे पता ही नहीं चला था। ट्रेन भाग रही थी और साथ ही भाग रहे थे मेरे मन के भाव, जो ले जा रहे थे मुझे उस समय में जब मैंने जीवन को भरपूर जिया। मानो कल की बात है जब पढ़ने से ज़्यादा हीरोबाजी में ज़्यादा आनंद आने लगा था। क्या पहनूं कि और स्मार्ट दिखूं, क्या करूं कि मेरे और भी ज़्यादा सब फ़ैन बने। फ़ैन, जी हाँ फ़ैन। उस समय मैं अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता था, और अपने साथियों और जूनियर्स को अपना फ़ैन। दिल खोलकर खर्च करने वाले माता पिता मिले थे और उनका इकलौता पुत्र मैं जीवन का पूरा आनंद उठाते हुए शानदार जीवन जी रहा था। मेरे मित्र मेरे पैसों से कैंटीन में खाकर मेरी वाहवाही करते, और मैं चने के झाड़ पर चढ़ा आत्ममुग्ध हुआ करता। अपने मित्रों पर कुछ भी कुर्बान करने को मैं हमेशा तैयार रहता था। ऐसे ही एक दिन मेरे मित्र समोसे और कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहे थे और मेरे गुणगान गा रहे थे। सभी जूनियर स्टूडेंट का एक ग्रुप हमारे पास आया। आमतौर पर जूनियर सीनियर से डरा व झिझका करते थे, पर उस समय उनका व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे दंदनाते हुए समूह में आए
और आकर हमारी टेबल पर रुक गए। सर, आप लोग हमारी फ्रेशर पार्टी के लिए डोनेशन दे दीजिए। उनमें से एक ने बहुत विनम्र अंदाज में कहा, क्यों भाई, क्यों दे दें हम तुम्हें डोनेशन? तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी में हमें क्या मतलब? मेरे दोस्त रोहन ने आंखें दिखाते हुए कहा, सर हमारे पास फंड कम है। असल में हमारे बैच में स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, जिसके चलते ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया है और 3 महीने बाद हमें फ्रेशर पार्टी देनी है। हम सही से अरेंज नहीं कर पाए तो जूनियर पर हमारा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। तुम्हारे इम्प्रेशन का हमसे क्या लेना देना? अब मज़े लेने की बारी मेरी थी, क्योंकि सर हमने अपने जूनियर्स को कह दिया है कि फ्रेशर्स पार्टी को आपका बैच ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक जूनियर ने दांत दिखाते हुए कहा। अब उनकी बातों में मुझे थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी आने लगी थी और अब तक कैंटीन में बैठे मेरे बैच के और भी स्टूडेंट पास आ गए थे। सभी एकदम से उस ग्रुप पर चढ़ गए। अरे तुम लोगों ने हमारी बिना परमिशन के ऐसे कैसे कह दिया? क्योंकि सर हमें पता है संदीप सर बहुत काइंड हार्टेड हैं, वे हम लोगों की बात नहीं टालेंगे। ग्रुप के पीछे से निकल कर आई एक लड़की बोली। अपना नाम एक मीठी आवाज़ में सुनकर मैं तेजी से उस ओर पलटा। वो आंखों पर चश्मे लगाए एक औसत कद काठी की लड़की थी। कुछ विशेष सुंदर तो नहीं थी, पर न जाने क्या आकर्षण था उसमें, जो मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। कैसा सम्मोहन था उसमें, जो मेरी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। सदैव अपनी तरफ का भूखा मैं अब जूनियर्स की बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मेरी आंखें उस लड़की की ही तरफ थी। ओए, हमारा संदीप दरिया दिल है। इसका मतलब ये थोड़े है कि वो तुम लोगों के लिए भी अपने पैसे लुटाएगा। मेरे परम मित्र वरुण ने उस लड़की से कहा। मैंने हाथ के इशारे से वरुण को रोक दिया और जूनियर से पूछने लगा था, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, एक तो आप हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं वो दे दीजिए, और आपको हमारे फंक्शन में गाना गाना होगा। उनके ग्रुप की एक दूसरी लड़की ने कहा। मैंने उस चश्मे वाली लड़की को देखते हुए हामी भर दी। सुनते ही जूनियर्स का ग्रुप खुशी से चीखने लगा। अब भागो तुम लोग यहाँ से, रोहन ने जूनियर्स को डांटते हुए कहा। वे लोग जाने लगे तो मैं जैसे सपने से जागा और बोला, ठहरो तुम लोग, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। वरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। समोसे का महालालची वो हाथ में समोसा लिए बैठा था। उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कब से जूनियर्स में इतना इंटरेस्ट लेने लगा। जूनियर्स का ग्रुप एक एक करके अपना नाम और परिचय दे रहा था, लेकिन मैं तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। मेरे कान तो बस उस चश्मे वाली लड़की के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं नायरा सर, मैंने पिछले साल कॉलेज ज्वाइन किया है। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। वो कह चुकी थी कि मेरे होंठ बुदबुदाए। नायरा, वो बोल उठी। जी सर, कुछ कहा आपने? नहीं, कल तुम लोग मुझसे पहले पीरियड से पहले यहीं कैंटीन में आकर मिल लेना, मैं अमाउंट दे दूंगा। मैं हड़बड़ाते हुए बोला। उन लोगों के जाते ही मेरे बैच के फ्रेंड्स अब मेरे ऊपर सवार थे। जूनियर के प्रति बेहद रूखा व्यवहार रखने वाला मैं अचानक उनकी मदद को कैसे तैयार हो गया? ये सब बात मेरे साथियों की समझ से परे थी। अरे पागल हो गया है क्या तू? हम क्यों देंगे उनके बैच की तरफ से फ्रेशर्स पार्टी? और तो और जनाब गाना भी गाएंगे। मेरे मित्र हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे। पूरी कैंटीन उनकी हंसी से गूंज रही थी और मैं तो अपनी दुनिया में मगन उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। पहली बार कोई था जिसकी आवाज़ ने मेरे हृदय के तार छेड़े थे। न जाने कितनी लड़कियां थी जो मेरी एक झलक देखने की दीवानी थी, और मैं था कि बस उसकी एक झलक का दीवाना बन गया था। अगली सुबह मैं बहुत अच्छे से तैयार हुआ। आधा घंटा दिमाग दौड़ाने के बाद मैंने अपनी अलमारी से अपनी पसंद के कपड़े चुने। पूरा बेड मेरे वार्डरोब से निकाले हुए कपड़ों से भरा हुआ था। 10 मिनट तक बाल बनाता रहा। शीशे में अपने लिए अलग अलग अंदाज से देखकर खुश हो रहा था कि सच में मैं हैंडसम ही लग रहा हूँ। मैं कितनी देर और अपने आप को शीशे में निहारता रहता अगर माँ ने मुझे नाश्ते के लिए नहीं बुलाया होता। माँ बुलाते बुलाते मेरे कमरे तक आ चुकी थी। मेरे अस्त व्यस्त और इतने सारे फैले कपड़ों को देखकर वे दंग और नाराज थी, पर मैं तो जैसी अपनी धुन में मगन था। जैसे तैसे बस नाश्ता खत्म करके मैं कॉलेज को भागा। मेरी बाइक की गति मेरी बेचैनी को बयां कर रही थी।
2-3 बार मैं सामने से आते वाहन से टकराने से बचा। जैसे तैसे संभलते हुए मैं कॉलेज आ गया था और पहुंच गया था कैंटीन में, जहां मैंने जूनियर्स को आने को कह दिया था। इतनी जल्दी आ गया था कि बस कैंटीन का स्टाफ ही दिखाई दे रहा था। रेगुलर कस्टमर होने की वजह से कैंटीन वाले भैया ने आश्चर्य से मुझसे पूछते हुए कहा, क्यों संदीप, आज इतनी जल्दी कैसे, कोई खास बात? अरे नहीं, बस ऐसे ही, आज थोड़ा काम था इसीलिए जल्दी आ गया। कहते हुए मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। मैं बार बार एंट्रेंस की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर में पहले पीरियड का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने जूनियर्स को फर्स्ट पीरियड से पहले आने को कहा था। मेरा मन आज क्लास में जाने का भी नहीं कर रहा था। तभी मुझे ढूंढते हुए मेरा गैंग वहां जरूर आ पहुंचा था। वरुण काउंटर से ही समोसे का ऑर्डर देता हुआ आया। उनको देखते हुए पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आ गए दोस्त मुझे यहाँ भी ढूंढते ढूंढते। फिर मैंने चुप और गंभीर बैठे रहने का नाटक किया। अरे बॉस, क्लास में क्यों नहीं आए, यहाँ कैसे बैठ गए? मुंह में समोसा ठूसते हुए मुझे वहाँ से खींचता हुआ ले जाने लगा। ये क्लास मिस नहीं कर सकते, एग्जाम पास है। मैं हाथ में समोसा लिए बेमन से उसके साथ बाहर निकलने लगा। तभी सामने से मुझे जूनियर्स का ग्रुप आता दिखाई दिया और मैं रुक गया। मेरी सांसें थम सी गई थी और मैं बराबर नायरा को ढूंढ रहा था। मैंने वरुण और अपने फ्रेंड से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी इनको डोनेशन देकर आता हूँ। दे ले भाई तू, हम रुके हैं 5 मिनट। रोहन मुझे दांत दिखाते हुए बोला। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि दे मारूं एक पंच, लेकिन सामने आते जूनियर्स को देखकर मैं रुक गया। पूरे ग्रुप में पीछे खड़ी नायरा की बस एक झलक ही मुझे दिखी थी। मैं चाहता था वो आगे आए और मैं उसको डोनेशन दूं, लेकिन वो थी कि आगे ही नहीं आ रही थी और आगे खड़ा हुआ स्टूडेंट हाथ बढ़ाए हुए था। एक हाथ से मैं पर्स निकाल रहा था और नजरें नायरा को खोज रही थी। किसी हड़बड़ाहट में रुपए निकालने के बाद भी मैंने गलती से जूनियर के हाथ में समोसा रख दिया। तब तक नायरा आगे आ चुकी थी और उसकी खनखनाती हंसी मेरे गालों को एक बार फिर लाल कर गई थी। सर, समोसा नहीं, अमाउंट दीजिए प्लीज। जूनियर्स की आवाज़ सुनकर जैसे मैं जागा। ऐसा करो बच्चों, समोसा भी खाओ। मेरे हाथ से रुपए एक जूनियर स्टूडेंट को देता हुआ रोहन बोला और फिर मुझे खींचता हुआ हमारी क्लास में ले जाने लगा। मैं जा ही रहा था कि नायरा की आवाज़ सुन हम फिर रुके। सर, ये तो बताते जाइए, आप कौन सा गाना सुनाएंगे? ड्यूएट गाएंगे, ड्यूएट। अब बारी वरुण की थी और सबको हंसता छोड़कर हम क्लास में आ गए। उनके साथ मैं अब अपनी क्लास में आ गया था, लेकिन मेरा मन तो वही नायरा में अटक गया था। पढ़ने से तो मैं पहले ही जी चुराता था, अब भला पढ़ाई में कैसे मन लगता मेरा। कोई न कोई बहाना ढूंढता जूनियर से मिलने का, कोशिश करता जब उनका गैंग कैंटीन पहुंचे तभी मैं भी पहुंचूं। हर पल नायरा के आसपास मंडराते रहने का मेरा जी करता। मैं जानता था ये मैं करता हुआ पागल लगूंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मेरी सारी हीरोगिरी उसके साधारण रूप के सामने फ्लॉप हो गई थी। वो जब भी मिलती जूनियर होने के नाते मुझे विश करती, पर मैं भी बस अपने जज्बात दबाए बदले में सिर हिला देता। मैं चाहकर भी नायरा से अपने मन की बात नहीं कह पा रहा था। फिर चली फ्रेशर्स पार्टी के लिए जूनियर्स की प्रैक्टिस। अब तो मुझे बहाना भी मिल गया था उनके बीच जाने का। मुझे गाना जो गाना था, मैं कौन सा गाना गाऊं ये भी मैंने नायरा से पूछा। मेरे लिए बढ़िया गाना सेलेक्ट करने में नायरा ने पूरी रिसर्च कर ली थी। मैं ऑडिटोरियम जाता और उनके बीच प्रैक्टिस करता। नायरा की भी परफॉर्मेंस थी। वो जितनी देर भी प्रैक्टिस करती थी मैं अल्पलक उसे देखता रहता था। हाँ, मैंने एक बार नोटिस की थी, जितनी देर भी मैं प्रैक्टिस करता वो ध्यान से सुनती और मेरी प्रैक्टिस खत्म होने तक वहीं बैठी रहती। उसके पहनावे से मैं समझ गया था कि वो एक साधारण घर की लड़की है। पता चला था कि वो अपने घर से दूर चाचा चाची के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे तरह तरह के डिजाइनर कपड़े उसके साधारण कपड़ों के सामने फीके लगते। मैंने भी अब उसी की तरह सीधे सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। मेरे बदलते रंग ढंग से मेरे मित्र बहुत हैरान और परेशान थे। उधर मेरी माँ भी बहुत चिंतित थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, और मैं तो पूरी तरह से बावला हो गया था नायरा के पीछे। वो हंसती तो लगता उसकी हंसी मेरे लिए ही बनी है। उसकी बातें दिन ब दिन मुझे अपना दीवाना बनाती जा रही थी।
मेरे दोनों मित्र मेरी इस गुप्त प्रेम लीला से बेखबर थे, और वही क्या, शायद मेरे अलावा तो मेरी इस प्रेम लीला का किसी को भी पता नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरा हाल नायरा से छिपा हुआ था, लेकिन कोई तो बात थी जो मेरा आकर्षण बढ़ा रही थी। वो भी मुझे पसंद करती थी या नहीं, ये सोचकर मुझे दिन रात परेशान किए रहती थी। सुबह उठते ही मैं जल्दी से तैयार होता। मेरी पहली कोशिश होती कि मैं झट से कॉलेज पहुंचकर किसी न किसी तरह नायरा को देख लूं। कभी लगता वो मेरी बातों को समझ पा रही थी, और अगले ही क्षण लगने लगता नहीं, उसे तो मेरी बातों का कोई भी अंदाजा नहीं था। हाँ, मेरे व्यवहार में जरूर ठहराव आ गया था। मैंने फालतू में घूमना बंद कर दिया था। फालतू बाइक घुमाना और खाने पीने में वक्त बिताना अब मुझे बेकार लगने लगा था। मेरे दोस्त, खासकर रोहन और वरुण, मेरे बदले रूप से हैरान परेशान भी थे, पर बहुत कोशिश करके भी मेरी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। यार, बावला हो गया है ये तो, जब देखो जूनियर्स में ही घुसा रहता है। वरुण के कहने पर रोहन ने कहा, शायद रुपए दिए हैं तो उनसे सेवा कराकर वसूलना चाहता है। ओए, कौन सी सेवा कराऊंगा मैंने बिगड़ते हुए कहा। भाई, क्या पता, जूनियर से हाथ पैर दबाने लगे या फिर नोट्स बनवाए। कहता हुआ रोहन वहां से तेजी से भाग गया। उसे पता था कि अगर वो मेरे हाथ आ गया होता तो बहुत पिटेगा। मेरा जूता मेरे हाथों में था और मैं तेजी से उसके पीछे भाग रहा था, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सामने से नायरा अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। मैं तो जूता लिए जैसे स्टैच्यू बन गया था। उसकी खनखनाती हंसी ने मुझे जैसे जगाया। मैं जूता बड़ी मुश्किल से नीचे रख पाया। उसे पहनने को मेरे पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। नायरा थी कि हंसे जा रही थी और उसे अपनी सहेलियों का बखूबी साथ मिल रहा था। तब तक रोहन आ चुका था। वो जूनियर्स को हंसता देखकर गुस्सा हो गया। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके ऊपर हंस रहे हो? सॉरी सर, कहते हुए नायरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर लगाम लगाई और वहां से तेजी से जाने लगी। लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि जाते हुए भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, और न जाने क्यों मैं भी हंसने लगा। मुझे हंसता देखकर मेरे मित्रों ने सिर पकड़ लिया। ये तो गया काम से। जरूर जूनियर्स ने जादू टोना कर दिया है। चल भाई, इसका भूत उतारना होगा। वे दोनों मुझे खींच कर ले जाने लगे। अब उन्हें कौन समझाए कि भूत मुझ पर सवार तो हुआ है, लेकिन वो कोई साधारण भूत नहीं था, वो तो प्रेम का भूत था। और फिर फ्रेशर्स पार्टी का दिन आ गया। एक दिन पहले, जब पूरे जोश से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नायरा को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। प्रैक्टिस के दौरान उसने मेरे पास आकर मुझे गाने की बधाई दी। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था उस दिन। ओलंपिक में गया होता तो एक आध पदक तो शायद जीत ही लाता। सर, कितना अच्छा गाते हैं आप, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, वो अपनी मीठी आवाज़ में बोली थी। और सर को तुम्हारा चश्मा और मोटी नाक, मेरा दोस्त रोहन बोल पड़ा था। ऑडिटोरियम में हंसी गूंज उठी। सबको हंसता देखकर नायरा भी हंस रही थी, लेकिन वो हंसी बहुत बुझी हुई थी। उसकी आंखें छलक आई थी। वो मेरे पास से जाने लगी। मैंने रोकना चाहा, लेकिन वो आगे बढ़ चुकी थी। क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की? मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। रिलैक्स संदीप, हम तो जूनियर से इस तरह के मजाक करते रहते हैं। वरुण मुझे गुस्सा देखकर बहुत हैरान था। क्या गलत कह दिया उस लड़की के बारे में? वो कह रहा था, लेकिन मेरा गंभीर चेहरा देखकर वो समझ गया मामला सीरियस है। तू सच में सीरियस है नायरा को लेकर क्या? मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। कुछ तो अलग है, पर समझ नहीं पाया था। आज सब कुछ समझ में आ रहा है। रोहन मेरी तरफ मुंह करके बोला। मेरी खामोशी मेरी स्थिति बयां करने के लिए काफ़ी थी। घर आकर मैं पूरी तरह से सोच चुका था कि कल फ्रेशर्स पार्टी के बाद मैं नायरा को अपने जज्बात जरूर बताऊंगा। पूरी रात मैंने आंखों में काटी। मेरा दिल बराबर धड़कता रहा और मैं बेचैनी में करवट बदलता रहा। आज का दिन मेरे लिए खास होगा। मैं अपने मन की बात नायरा को बताऊंगा। नाश्ते के दौरान मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी माँ को अपने मन की बात बता दी। एक पल तो वे आश्चर्यचकित रह गईं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत लंबा सफ़र जारी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। कॉलेज जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, मैं नायरा से ज़रूर मिलना चाहूँगी।
मैंने हंसते हुए बाइक स्टार्ट कर दी और तेजी से निकल गया। ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। जूनियर्स ने सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किए थे। एक से बढ़कर एक प्रोग्राम चल रहे थे। फिर बारी आई राधा कृष्ण प्रसंग की। नायरा के राधा रूप ने मेरे आज इरादे और पक्के कर दिए। उसका रूप आज देखते ही बनता था। मेरी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही। सुबह से नर्वस था तो उतना बेहतर नहीं कर पाया जितना सोच कर गया था, लेकिन तालियां जानदार बजी और बहुत देर तक बजती रहीं। प्रोग्राम के बाद जब एक एक करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो मेरी निगाहें नायरा को खोज रही थी। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर अपनी मन की बात बताना चाहता था। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला वो मेकअप रूम में थी और तैयार हो रही थी। मुझे अपने लिए यही सही अवसर लगा अपने जज्बात कहने का। अपने मित्रों को छोड़कर मैं चुपके से वहाँ से सरक गया। मेकअप रूम के बाहर मैंने उसे अंदर संदेश पहुँचाया कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो आई और मैं उसे फिर देखता रह गया। गुलाबी साड़ी किसी पर इतनी अच्छी लग सकती थी, ये मैंने पहली बार देखा था। कुछ साड़ी का रिफ्लेक्शन और कुछ शायद मेरा सामने होना। उसके गाल गुलाबी किए जा रहे थे। मैंने उसे गुलाब का बुके देते हुए बधाई दी कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत जानदार थी। बदले में उसने कहा शराब की भी। उसको बुके देते हुए मेरे हाथ कँपकपा रहे थे और उसकी आंखें सहज बंद हो गई थी। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि स्टेज पर उसका नाम बेस्ट डांसर ऑफ द इवेंट के लिए पुकारा जा रहा था। हड़बड़ाहट में वो बुके मुझे वापस देती हुई तेजी से स्टेज की तरफ चली गई। इस बार मैं अपनी बात कह नहीं पाया था। मैंने सोच रखा था जब वो स्टेज से नीचे आएगी मैं बिना झिझक अपनी बात कह दूंगा। अब तो मुझे उसकी तरफ से अघोषित सिग्नल भी मिल चुका था जो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पढ़ लिया था। प्रोग्राम समाप्ति पर मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो पता चला वो अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी। वो रात मैंने बहुत बेचैनी में काटी। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं जल्दी से अपनी बात क्यों नहीं कह पाया। अगला दिन नई ऊर्जा लेकर आया। मैंने सोच रखा था कि आज मैं अपनी बात कहकर ही मानूंगा। कॉलेज जाते ही मेरा पहला काम नायरा से मिलकर अपनी बात कहना था। उसकी क्लास में जाने पर पता चला कि आज वो नहीं आई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद जब वो नहीं दिखाई दी तो मैंने उसके मित्रों से जाकर उसके बारे में पूछा। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा, सर अब वो नहीं आएगी क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है। उसकी सहेली का कथन मेरे कानों में गरम शीशा घोल गया था। तब तक मेरे मित्र मुझे ढूंढते हुए वहां आ चुके थे और उन्होंने भी ये बातें सुन ली। रोहन भी हैरान था। उसने पूछा, अरे अचानक कैसे? उसने तो कभी इस बारे में कुछ बताया नहीं। सर ज़्यादा तो नहीं पता, बस ये खबर आई है कि उसकी दीदी की अचानक डेथ हो गई और उसकी शादी अपने जीजा जी से हो रही है। ये सुनते हुए मैं पागल सा हुआ जा रहा था। धम्म से वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिमाग शून्य में पहुंच गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तू चिंता मत कर संदीप, हम आज ही चलते हैं, देखते हैं वो कैसे ये शादी करती है। मेरा कंधा हिलाते हुए वरुण ने कहा, अरे मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे प्रति उसके मन में क्या जज्बात थे। कहीं मैं अकेला ही तो नहीं सपने सजाए बैठा था। वरुण मुझे सांत्वना दे रहा था और रोहन नायरा के घर का पता ले रहा था और मैं तो जाने अपनी सुध बुध गवा बैठा था। रोहन ने घर पर फ़ोन करके माँ को सब बता दिया और हम तीनों चल दिए थे राजस्थान। पूरे दिन रात सफ़र करके जैसे तैसे हम नायरा के घर पर पहुँच गए। बताए पते पर जब हम पहुँचे तो वो घर सजा हुआ था। उसकी शादी कल थी। उसके पिता उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। कई मिन्नतें करने और बताने पर कि हम इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने थोड़ी देर हमें नायरा से बात करने की इजाज़त दी। हम लोगों को बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। नायरा आई। वो तो मुझे अभी भी राधा ही लग रही थी, पर अब विरह वेदना लिए हुए थी। वो हम लोगों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोहन ने उससे पूछा, तुम अचानक शादी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है जो तुम्हें अपने जीजा से ही शादी करनी पड़ रही है? हम पूरे इंतजाम से आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। नहीं रोहन, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। मेरी दीदी 3 दिन के बेटे को छोड़कर मरी है। मेरी दीदी ने मुझे हर पल सहारा दिया। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा था।
थोड़ी देर रुककर रूंधे गले से फिर दोबारा बोली, मुझे जीजाजी की कोई चिंता नहीं है, पर मैं दीदी की अमानत को यूं बिना माँ के छोड़ नहीं सकती। अरे, वो तो तुम बिना उनसे शादी किए भी उनके बेटे को अपने पास रख सकती हो, और फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या? मैं अधीर होता हुआ बोला, जीजाजी अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे, और पढ़ाई का क्या? शायद यही मेरा भाग्य हो, अगर नसीब में हुई तो कभी भी कर लूँगी। उसके बचकाने निर्णय पर हम तीनों हैरान थे। मैं ये तो समझ गया था कि उसके मन में भी मेरे प्रति कोमल भावनाएं जन्म ले चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम लोगों का कोई भी तर्क उसके सामने व्यर्थ साबित हो रहा था। तुम तीनों जाओ, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। हमारे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो अपनी आंखें पोंछती हुई वहां से चली गई। 1 महीने तक मैंने कॉलेज का रुख नहीं किया था। मैंने घर के अपने कमरे में खुद को कैद सा कर लिया था। हाँ, रोहन और वरुण बराबर आते रहे। मैं उस प्यार के फूल का गम मना रहा था जो पूरा खिला भी नहीं था। मैं देवदास बना यूं ही फिरता रहता, अगर माँ ने मुझे कसकर ना डांटा होता। उन्होंने मुझे मेरे करियर और अपनी बढ़ती उम्र का वास्ता देकर समझाना शुरू कर दिया था। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और मुझ में एक परिवर्तन आया। पढ़ाई से जी चुराने वाला मैं अब अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। मैं पढ़ाई में जो डूबा तो मुझे अब किसी बात की सुध नहीं रही। मेरे पहले प्रेम की असफलता ने मुझे करियर में बहुत सफलता दिलवाई। प्रेम में चोट खाया मैं करियर में सफलता के नए नए आयाम लिखता गया। 5 साल यूं ही बीत गए। रोहन और वरुण भी अपनी जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। दोनों अब शादी करके अपने पारिवारिक जीवन के नए अध्याय शुरू कर चुके थे। पहले मैं विवाह टालता रहा, फिर माँ के बहुत जोर देने और वरुण व रोहन के बहुत समझाने पर मैंने अनामिका को अपना जीवन साथी चुना। माँ का चुनाव गलत साबित नहीं हुआ था। अनामिका बहुत समझदार लड़की है। अनामिका के साथ मैं जीवन के नए अध्याय लिखने लगा, और फिर दीपिका ने आकर तो मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। साल बीतते गए, मेरा व्यवहार और गंभीर होता गया। जिंदगी बहुत शांति से सही चल रही थी, पर कभी कभी एकांत में बैठा मेरा मन मुझे मेरे भूतकाल में सैर करा देता। ये मेरी वे स्मृतियाँ थी जो मुझे छोड़ नहीं रही थी। कृपया अपना बैग ऊपर रख लीजिए। सामने से आती आवाज़ को सुनकर मेरा मन वर्तमान में लौट आया। ओह हाँ जी, बिल्कुल, अभी मैं उठाता हूँ, कहकर मैंने अपना बैग नीचे से उठाकर अपनी बर्थ पर रख लिया। आज अनामिका ने मेरे जीवन के सारे अधूरेपन को भर दिया है, लेकिन दिल के किसी कोने में नायरा अभी भी अपना स्थान बनाए हुए थी। नायरा के साथ बिताए कॉलेज के दिन मेरी जिंदगी के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गए थे। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो मेरा सिर काफ़ी भारी था। कुछ सफ़र की बेचैनी और कुछ बीती यादों ने मेरा मन बहुत भारी कर दिया था। ट्रेन की बर्थ पर मुझे कभी सही से नींद नहीं आती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, अभी मेरा स्टेशन आने में थोड़ा समय बाकी था। मैंने प्लेटफॉर्म पर खड़े वेंडर को देखकर आवाज़ देकर अपने लिए चाय ऑर्डर की। चाय बहुत बढ़िया तो नहीं थी, पर इसने मेरे सिर के भारीपन को जरूर कम कर दिया था। पिछली रात की बेचैनी ने मेरा सिर ही नहीं, दिल को भी भारी कर दिया था। थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ गया। मैं ट्रेन से उतरा ही था कि सामने अपनी बेटी दीपिका को देखकर चौंक गया। मेरे मना करने पर भी वो मुझे रिसीव करने आ गई थी। वो अपने पूरे गैंग को लेकर मुझे रिसीव करने आई थी। ये है मेरे ग्रेट पापा, कहकर उसने अपने मित्रों से मेरा परिचय कराया। फिर एक एक करके अपने दोस्तों से मुझे मिलाने लगी। अरे बेटा, आराम से, पहले चलते हैं, फिर सबसे मिलूंगा। लेकिन उसमें धैर्य कहाँ, सारे गुण मेरे जैसे ही तो उसने पाए थे। सभी से मिलाते हुए जब प्रतीक से वो मेरा परिचय करा रही थी तो मेरी आंखें उस पर ठहर गईं। मैंने दीपिका से बोला, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं होटल चलूँगा। अपने सब मित्र मंडली को बाय बोलती वो मुझे लेकर पहले से बुक कराए होटल में चली गई। अगले दिन कॉन्वोकेशन था। सभी बच्चों के माता पिता भी उसमें शामिल होने थे। मैं आराम से सो गया। अगले दिन दीपिका पहले ही हॉस्टल के लिए निकल चुकी थी और मुझसे कहकर गई थी कि मैं 1 घंटे में उसके कॉलेज पहुंचूं। प्रोग्राम शुरू हो गया। डिग्री लेने के बाद मेरी बेटी दीपिका ने मुझे एक बार फिर अपने सभी मित्रों से मिलवाने को कहा।
पापा कल तो आपकी तबीयत खराब थी, आप सही से किसी से मिल नहीं पाए। आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। कहते हुए वो मुझे हाथ पकड़कर बाहर हॉल में ले गई। मैं सबसे मिला ही था कि सामने से प्रतीक अपनी माँ को लिए हमारी तरफ ही आ रहा था। मुझे खाने की प्लेट पकड़ाकर और प्रतीक की माँ से बातें करता छोड़ दीपिका अपने मित्रों के साथ वहाँ से ये कहकर चली गई, पापा आप सब लोगों से मिलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनसे क्या बात करूँ। हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर में बच्चे लौट आए। मैंने एक साइड में दीपिका को ले जाकर पूछा, क्या तुम प्रतीक से प्यार करती हो? तो दीपिका ने कहा, पापा प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। इतना सुनने के बाद मैंने प्रतीक की माँ से दीपिका के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको दीपिका बहुत ही पसंद है और प्रतीक को भी। वो दीपिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। दीपिका और मैं अपने घर वापस आ गए और वो लोग भी अपने घर चले गए। घर आकर मैंने अनामिका को दीपिका और प्रतीक के बारे में बताया और प्रतीक और उसकी फैमिली की फ़ोटो दिखाई। अनामिका को भी वो लड़का अच्छा लगा और फिर देखते ही देखते प्रतीक और दीपिका की शादी तय हो गई और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मेरी बेटी की शादी उसकी पसंद से हो गई। कहीं न कहीं उसे उसका प्यार मिल गया था और आज उनकी शादी को 5 साल हो गए। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है जो बहुत ही नटखट है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।